नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। गत वीडियो में हमने डॉक्टर ब्लूम द्वारा दिए गए अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा की थी। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए उसके पहले वर्गीकरण या पहले प्रकार संज्ञानात्मक उद्देश्य या पक्ष की विशद चर्चा करते हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्य या कॉग्निटिव डोमेन या ऑब्जेक्टिव्स पहला डोमेन है या पहला प्रकार है, जिसके अंतर्गत इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि इसे व्यवहार का चिंतन पक्ष भी कहा गया है। चिंतन पक्ष से यहाँ क्या तात्पर्य है कि संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में वे उद्देश्य सम्मिलित हैं जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण तथा प्रत्यास्मरण करने व बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने पर है। ब्लूम ने मानसिक क्रियाओं की जटिलता और क्रम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इस क्षेत्र में उद्देश्यों को 6 वर्गों में बांटा है, जिन्हें सरल से, ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जिन्हें उन्होंने सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित किया है, दर्शाया गया है और मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञानात्मक उद्देश्य के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए इन 6 स्तरों को क्रमानुरूप हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला क्रम या पहले स्तर है वो है ज्ञान अर्थात नॉलेज। दूसरा स्तर है अवबोध अंडरस्टैंडिंग। तीसरा है अनुप्रयोग एप्लीकेशन, विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस, और अंतिम जो इसका स्तर है वो है मूल्यांकन या इवेल्युएशन। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये जो क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ रहा है। तो इस रूप में इन्होंने अपने इस स्तर को समझाने का प्रयास किया है। ज्ञानात्मक पक्ष के इन उद्देश्यों को हम अब विशद चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है ज्ञान। जैसा हमने पहले कहा कि यह संज्ञानात्मक उद्देश्यों का सबसे निम्नतम उद्देश्य है। यह उद्देश्य किसी चीज को परिभाषित करना, सिर्फ पहचानना, जानना या चुनने तक ही सीमित है। अर्थात बालक या व्यक्ति की वो मानसिक क्रियाएं हैं जिसमें वो किसी भी प्रकार की घटना, तिथियों को, जानकारियों को समझने का प्रयास करता है और परिभाषित कर सकता है, उनको पहचान सकता है, जान सकता है, सिर्फ वो यहीं तक केंद्रित होता है। इसका जब हम दूसरा स्तर देते हैं वो अवबोध या अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। ये ज्ञान के बाद में आने वाली दूसरी सीढ़ी के रूप में जाना जाता है। अवबोध से तात्पर्य नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित करना या होना होता है। इसके अंतर्गत बालक किसी भी प्रकार की 2 घटनाएं हैं उनमें अंतर करना, किसी संप्रत्यय का अनुमान लगाना, उसका अनुवाद करना, व्याख्या करना यानी सरलीकरण करने के लिए अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करना, सामान्यीकरण करना, उदाहरणों द्वारा किसी वाक्य या किसी संप्रत्यय को स्पष्ट करना या अपने शब्दों में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना आदि आते हैं। अर्थात जो कुछ ज्ञान के स्तर पे उसने सीखा है, जो स्मरण किया है, जो पहचानने का प्रयास किया है, अब उसमें उस चीज के प्रति इतनी समझ विकसित हो जाती है कि वो उसका सामान्यीकरण विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कर सकता है, अनुवाद कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, वर्णन कर सकता है, अंतर कर सकता है, विवेचनाएं कर सकता है। इसके तीसरे स्तर के रूप में हम अनुप्रयोग या एप्लीकेशन को लेते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकता है। अर्थात जो कुछ ज्ञान और अवबोध के द्वारा उसमें समझ विकसित हुई थी उसका वो समान नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने में सक्षम हो सकता है। वैसी ही समान समस्याएं आने पर उनका समाधान वो कर सकता है, परिकल्पनाओं का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है, उनका निर्माण कर सकता है, उनसे संदर्भित नवीन खोजें कर सकता है, उनका अपने शब्दों में रूपांतरण कर सकता है और उन्हें प्रदर्शित कर सकता है। अनुप्रयोग से तात्पर्य है कि वो अपने दैनिक जीवन में सीखे गए उस ज्ञान का किस प्रकार से प्रयोग करता है वो आता है। इसके बाद में डॉक्टर ब्लूम ने इसके चौथे पड़ाव या स्तर के रूप में विश्लेषण को लिया है। विश्लेषण से यहाँ तात्पर्य विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा या भिन्न भिन्न भागों में
विखंडित करके किस प्रकार समझने का प्रयास करता है या उसका परस्पर विश्लेषण करता है, वह चीज आती है। यानी अब उसमें इतनी क्षमता का विकास हो चुका है ज्ञान को लेकर कि वो किसी संप्रत्य को विखंडित करके उसकी रूपरेखा बना सकता है, उसकी तुलना को दर्शा सकता है और उसको तोड़कर विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझ सकता है या समझा सकता है। इसके आगे संश्लेषण की क्रिया होती है। संश्लेषण से यहाँ तात्पर्य, जहां विश्लेषण में वो विखंडित करके किसी संप्रत्य को समझने का प्रयास करता है या उसका विश्लेषण करता है, वहीं यहाँ संश्लेषण की क्रिया के दौरान वह विषय वस्तु के विभिन्न अंगों को पुनः संग्रहित करके और एक नवीन विचारधारा या नवीन नियम की ओर उसका समग्रता से सृजन कर सकता है। यानी सृजित करना, संगठित करना किसी संप्रत्य को, उसका सारांशीकृत करना या निष्कर्ष निकालना, उसका पुनर्लेखन यानी एक नवीन सृजन के द्वारा पुनर्लेखन करना आदि की क्षमता उसमें विकसित हो सकती है। यानी इसको अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो किसी समस्या या फॉर्मूले का वो दूसरे तरीके से हल निकालता है या समाधान करता है या नवीन सृजन करता है किसी एक चीज को देखकर, तो वो संश्लेषण के अंतर्गत आता है। जैसे विज्ञान के अंतर्गत हम कोई नियम बना हुआ है, उसके आधार पर कोई एक नया प्रयोग कर सकें, नई चीज का आविष्कार कर सकें, तो वो नवीन सृजन संश्लेषण के अंतर्गत आता है। इसका जो अंतिम स्तर होता है वो मूल्यांकन कहलाता है। यह इसका उच्चतम स्तर होता है। पठन सामग्री की उपयोगिता के परीक्षण की क्षमता यहाँ बच्चे में विकसित हो जाती है। अब वो समालोचना द्वारा किसी संप्रत्य को स्पष्ट कर सकता है, उसके अंदर एक विवेचनात्मक टिप्पणी करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वो अपनी विवेचनात्मक टिप्पणियों के द्वारा किसी उदाहरण के द्वारा संप्रत्य को स्पष्ट कर सकता है। इस तरह से ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इन विभिन्न स्तरों के द्वारा इस चीज को समझाने का प्रयास किया गया और ये काफी सर्वमान्य चीज है जो हमारी पाठ्य योजना में भी आगे काम में आती है। किंतु जो वास्तविक पक्ष के रूप में संज्ञानात्मक स्तर का विभाजन या वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम के द्वारा किया गया, उसको आगे चलकर 2001 तक या हम कहें कि 90 के दशक तक उन्हीं के एक छात्र या शिष्य लॉरेन एंडरसन ने इस चीज को आगे बढ़ाते हुए या इसका पुनः निर्माण करते हुए संज्ञानात्मक डोमेन पर दोबारा कार्य किया और इसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन करते हुए इन श्रेणियों के नामों में कुछ परिवर्तन किया। जहां हम देखते हैं कि वास्तविक जो डोमेन था उसके जो शब्द हैं या जो उनमें शब्दों का प्रयोग किया गया है वो संज्ञा से संबंधित शब्द थे, जबकि जो लॉरेन एंडरसन के द्वारा नवीन संज्ञानात्मक पक्षों का निर्माण किया गया उनमें क्रिया रूप पर ज्यादा बल दिया गया। यानी वहां जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो क्रिया से संबंधित शब्द थे। जैसे ज्ञान को वास्तविक रूप से या पुराने डोमेन के अनुसार नॉलेज और ज्ञान कहा गया है पहले स्तर को, वहीं इन्होंने इसको रिमेम्बरिंग या याद करना नाम दिया कि सिर्फ याद करना। हालांकि चीज दोनों में एक ही है, लेकिन यहाँ इन्होंने नाउन की जगह क्रिया के रूप में कि बालक क्या करता है, रिमेम्बर यानी स्टार्टिंग में या प्रथम सोपान पे या समझ विकसित होने पर शुरुआत में बालक ज्ञान के स्तर पर सिर्फ रिमेम्बर करता है, खाली याद करता है। दूसरे स्तर पर अंडरस्टैंडिंग यानी वहां वो अवबोध के स्थान पर समझने का प्रयास करता है। तीसरे स्तर पर वो उसे प्रयोग में लाने का प्रयास करता है। चौथे स्तर पर वो विश्लेषित करता है, एनालाइजिंग करता है, फिर इवेल्युएटिंग करता है, संश्लेषित करता है और सृजन करता है। यहाँ इन दोनों की तुलना अगर हम करें तो हम देखते हैं कि ये वर्गीकरण दोनों में ही समान है। सिर्फ जो इसके अंतिम दो सोपान है संश्लेषण और मूल्यांकन, इनको इन्होंने बदल दिया है और जहां संश्लेषण को इन्होंने अंतिम सोपान के रूप में सृजन के रूप में लिया है जो दूसरे में अंतिम सोपान के रूप में है, और मूल्यांकन जो पहले वास्तविक पक्ष में अंतिम सोपान था यह पांचवें स्तर पर आकर संश्लेषित के रूप में कार्य कर रहा है। सिर्फ इतना डिफरेंस इन दोनों में माना जाता है। हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें इस चीज की जानकारी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्लूम ने अपने पहले उद्देश्य के रूप में, प्रकार के रूप में संज्ञानात्मक उद्देश्य के चिंतन पक्ष को लेते हुए इस तरह से पूरे इन उद्देश्यों का विभाजन किया
और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि बालक के जो मानसिक क्रियाएं चलती है वो किस तरह से उत्तरोत्तर आगे, जहां सिर्फ ज्ञान से शुरू होती है उसकी, या सीखने से या याद करने से जहां जो चीज सीखने की क्रिया शुरू होती है, वो अंत में जाकर उच्चतम स्तर पर अगर हम पहुंचाएं बालक के, तो वो इवेल्युएटिंग या मूल्यांकन या विवेचना समीक्षात्मक स्तर तक हम बालक की पहुंचा सकते हैं, या ये क्षमता उसके अंदर विकसित कर सकते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम क्लासरूम में अपनी जो क्रियाएं करते हैं या गतिविधियां या शिक्षण प्रक्रिया अपनाते हैं, उनमें हम बालकों में उत्तरोत्तर इन्हीं पड़ावों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के ज्ञान को विकसित करते हुए अंतिम मूल्यांकन के स्तर तक ले जाने का प्रयास करें और इन उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। धन्यवाद।